ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, रक्त का गाढ़ा होना, थक्के जमना या ब्लड क्लोटिंग आज एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है, क्योंकि जो आजकल का रहन सहन खान पान जो लोग अपना रखा है, जिसमें स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज नहीं है या पानी की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ऐसे और भी बहुत सारे कारण बनते हैं जिससे ब्लड क्लोटिंग बन जाती है। मित्रों, तो आज इस वीडियो में हम जो चर्चा करने वाले हैं, ब्लड क्लोटिंग है क्या, इसमें जो आप दवाइयाँ खा रहे हो उसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं, उसके बाद ब्लड क्लोटिंग में लक्षण क्या क्या सामने आते हैं, उसके बाद इसके कारण क्या हैं, इसका समाधान में आपको दिनचर्या कैसी अपनानी, क्या खाना क्या नहीं खाना, हम कुछ बातें इस वीडियो में बताएंगे और कुछ बातें आपको निर्देशित वीडियो देखने से पता चलेंगी, जिसका आप पूरा पालन करेंगे ना मित्रों, तो आप अपने ब्लड क्लोटिंग की समस्या का जड़ से समाधान कर पाएंगे। दोबारा आपको ब्लड क्लोटिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा, जीवन भर नहीं करना पड़ेगा। और इस समस्या के साथ के सारे आपके शरीर में जो और भी समस्याओं की जिनकी आप दवाइयां खा रहे हो ना, उनसे भी आपको धीरे धीरे छुटकारा मिलने लगेगा और आप एक स्वस्थ जीवन जीकर अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा कर पाएंगे। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, हमारा उद्देश्य ही है दवा मुक्त भारत, और ये तभी बनेगा जब हम अपनी जो शरीर में जो समस्या आ रही ना, उसकी जड़ को समझ के वहां से उसका समाधान करेंगे, यानी कि जड़ से उसको उखाड़ फेंकेंगे। क्योंकि आज तक आप छोटे छोटे वीडियोस, रिपोर्ट्स बहुत कुछ कर चुके, छोटी छोटी वीडियो देख के आपने पालन करने का प्रयास किया, कुछ समाधान मिलता है, कुछ समय के लिए मिलता है, वापस वही की वही समस्या हो जाती है। आप दवाइयां भी खा चुके, जो आप दवाइयां खाते उसके साइड इफेक्ट भी हो रहे हैं। अब आपको बता दूं, इसकी जो दवाइयां उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं मित्रों। खून पतला करने की जो दवाइयां खाई जाती है ना, उसमें क्या होता है ना, वो खून जब पतला होने की स्थिति तो बन जाती है, पर हमारे शरीर की नस नाड़ियां उसके लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल, आपका खान पान, रहन सहन वैसा नहीं है जिससे आपकी नस नाड़ियां उसके लिए एक्टिव हो सके, वो नहीं हो पाती हैं, जिसके कारण से खून पतला होने के बाद यदि हो भी जाता है तो कई बार शरीर में सूजन आ जाती है, या किसी किसी को उसमें पीड़ा होने लग जाती है, जिस अंग में क्लोटिंग है, या पूरे शरीर में ही पीड़ा होने लग जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो दवाइयां आप खाते हो ये दर्द या सूजन दे जाती है, तो आखिर में आपको दवाइयां बंद करनी पड़ जाती हैं, या इसके समाधान के लिए कुछ और दवाई खानी पड़ जाती है। मित्रों, पहले भी आप दवा खा रहे थे जिसके कारण से समस्या आपको आई है, उसके ऊपर से और दवाइयां, तो दवाइयों की मात्रा बढ़ती चली जाती है, पर समाधान कुछ नहीं होता है। इसलिए अपनी समस्या को जड़ से समझने का प्रयास करिए। अब मित्रों, आपको बता दूं कि ब्लड हमारे शरीर में काम क्या करता है। हमारे शरीर में एक यातायात की व्यवस्था है, कि एक जिसको हम कहते हैं ना, वो परिवहन निगम होता है, जिसे आप ट्रांसपोर्टेशन कह सकते हैं, वो ब्लड काम करता है। मतलब हमारे शरीर में जो पोषक पदार्थ हैं, किस अंग को कौन सा पोषक पदार्थ चाहिए, वो हमारे यातायात यानी कि ब्लड सर्कुलेशन को, ब्लड को बराबर पता है, तो बराबर वो पहुंचाता है और वो ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से ही पहुंचता है। और आप नोटिस करिए कि किसी भी अंग में जो डेड नहीं है, यानी कि जैसे नाखून डेड है, बाल डेड है, इनमें कुछ होता है तो कोई समस्या नहीं होती, पर जो भी जीवित चीज है, उसमें जो भी जीवित अंग है, उसमें कहीं एक सुई भी लग जाए, हल्की सी खरोंच भी आ जाए, तो वहां से हल्का सा ब्लड निकलने लग जाता है। यानी कि हर सेल में, हमारे बॉडी के हर पार्ट में ब्लड होता है और वही हमारे शरीर को जीवित या संचालित रखता है। तो ये ब्लड काम करता है। लेकिन मित्रों, कभी कभी क्या होता है ना, जैसे यातायात यानी कि जो परिवहन जो चलता है, उसमें कभी कभी जैसे आप रोड पे यात्रा करने निकले, तो कभी कभी आपने देखा होगा, यदि आप गूगल मैप के सहारे चल रहे हैं, कि भाई कहीं ट्रैफिक जाम है तो कैसे लाल लाल दिखाता है, पीला, कुछ अलग अलग रंग दिखाता है ना। वैसे ही मित्रों, जो हमारे शरीर में जहाँ जिस अंग में यातायात यानी कि ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, यानी रुक रहा है, तो उस अंग में कुछ नीला सा, कुछ हरा सा, कुछ लाल जैसा, ब्राउन जैसा कलर हो जाता है, तो वहाँ उस अंग का रंग बदल जाता है। और वो जो सामने चमड़ी दिखती है उसमें तो दिखता है, कि जब अंदर वो चीज़ होती है तो दिखता नहीं है, वो अंदर सीधा परिणाम देता है और कई बार उसके बड़े परिणाम भी आते हैं। तो मित्रों, ये ब्लड सर्कुलेशन जो होता है ना, वो किस तरह से मैं आपको बहुत सरल भाषा में बताने का प्रयास कर रही हूँ, ताकि आप उसके एकदम नॉर्मल भाषा में समझ सकें और हर किसी को समझ में आ सके। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप मेडिकली भाषा आप जो बताते हो, मुझे खुद को समझ में नहीं आती है और मैं आपको भी बताने का प्रयास नहीं करती, क्योंकि आप वो रटे रटाई शब्द मेरे को बताते हो, तब मैं कहती हूँ रोग का अंग्रेजी नाम नहीं, समस्या हिंदी में बताइए, इसलिए मैं आपको हिंदी में ही बताने का पूरा प्रयास कर रही हूँ। अब आपको बता दूं, इस रोग में लक्षण क्या दिखते हैं, क्योंकि लक्षण जाने बिना किसी रोग की पहचान करना संभव नहीं होता। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि लाल, डार्क ब्राउन जैसे कलर के, नीले, बैंगनी या हरे जैसे, वो कहीं एकदम दाग जैसे पड़ जाते हैं, शरीर में किसी भी अंग में दाग पड़ जाते हैं, या नसों में कभी कभी ऐसे दाग पड़ जाते हैं। और मित्रों, कुछ लोगों की आपने नसें देखी होंगी एकदम हरी हरी दिखती हैं, पर वो सिर्फ नसें हरी हरी दिखती हैं, क्यों, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वालों के साथ ये होती है, तो वो एक अलग विषय, उसको दर्द वगैरह नहीं होता, उनको पीड़ा नहीं होती, वो हम मेहनत करते हैं, भरपूर मेहनत करते हैं, तो उनकी सारी शरीर की नसें एक्टिव ज़्यादा होती हैं। पर हाँ, जो जाम होता है ना, तो उसमें ब्राउनिश
या बैंगनी, ये नीला या हरे जैसा रंग दिखने लग जाता है और ये एकदम दाग जैसा दिखता है, तो ये मान लीजिए वो ब्लड क्लोटिंग का हिस्सा है। अभी ब्लड क्लोटिंग कभी कभी उसके साथ में सुन्नपन भी हो जाता है, मतलब जहाँ ब्लड क्लोटिंग है वहाँ कभी कभी किसी को फीलिंग भी नहीं आती है, किसी किसी को आती है, किसी को नहीं आती है। और उसके कारण से जहाँ आगे ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, जैसे यहाँ कोई ऐसा हो गया तो यहाँ ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, तो इस हाथ में सुन्नपन आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति भी बन जाती है कि इससे सुन्नपन आ जाता है। उसके बाद मित्रों चक्कर आना, माहवारी में क्लोटिंग जैसा ब्लीडिंग अधिक जाना, उसके बाद सर दर्द है, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है। और जहाँ ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, जहाँ जाम हो जाता है, जहाँ सुन्नपन आता है, और ऐसी स्थिति में वहाँ खुजली भी कभी कभी हो जाती है। और कभी कभी आंखों से धुंधलापन दिखाई यानी कि धुंधला दिखाई देता है। और किसी किसी को इसी में वेरिकोस वेन्स की समस्या आगे जाके हो जाती है, और किसी को अर्थराइटिस, गठिया जैसी समस्याएं भी हो जाती हैं। और बहुत समस्या आगे बढ़ जाए तो कभी कभी लकवा यानी कि पैरालिसिस, ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज या हार्ट अटैक जैसी भी स्थितियां बन जाती हैं। ये सारे के सारे ब्लड क्लोटिंग का ही परिणाम होते हैं मित्रों, ये आपको समझना होगा। और मित्रों इसके लक्षण में एक और बहुत बड़ा लक्षण दिखता है कि पेशाब पीले रंग का होता है, यानी कि जो आप मूत्र करने जाएंगे पीला होगा। और कभी कभी किसी किसी को मूत्र में बहुत अधिक जलन होती है, और किसी किसी को तो ऐसा होता है कि थोड़ा थोड़ा करके पेशाब निकलता है। जिनकी ये स्थिति बनती है उनके साथ ये समस्या भी कई बार होती है। तो ये सारे लक्षण हैं इसके मित्रों, इन लक्षणों को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मित्रों आज हम ये लक्षण बता चुके हैं, अब इसके हम आपको कारण बता देते हैं कि कारण क्या हैं। मित्रों इसमें सबसे बड़ा जो हमने कारण पाया है कि जो आप बैक्टीरिया के प्रभाव में आ जाते हैं, मतलब यदि आपका ह्यूमन सिस्टम कमज़ोर है, यानी कि आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता कमज़ोर है, तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी बैक्टीरिया वायरस के प्रभाव में जल्दी आ जाते हैं, जो सीधा आपके रक्त पर अटैक करते हैं तो और वो रक्त को दूषित कर देते हैं, जिससे भी कई बार ये थक्के जैसे बन जाते हैं और वो आपको हानि पहुंचाते हैं। वहीं मित्रों दूसरा जो बड़ा कारण हमने पाया है चोट या मार लग जाना। कभी कभी क्या होता है कहीं कोई गिर पड़ गया, चोट लग गई, और चोट मतलब अंदरूनी चोट होती है, बाहर चोट नहीं, उसमें खून नहीं आता, अंदर चोट लग गई है। तो कभी कभी ऐसी स्थिति में यदि सर में चोट लग जाए ना मित्रों, तो ब्रेन हेमरेज का खतरा बन जाता है। और हाथ पैर में कहीं लग जाती है कि खून जब चोट लगे तो खून निकल जाना चाहिए, नहीं निकलता है, तो कभी कभी वो समस्या खड़ी कर देता है, उसमें थक्के बन जाते हैं। और जो थक्के बन जाते हैं मित्रों वही आगे जाके बड़ी समस्या खड़ी कर देता है, क्योंकि ये जो चोट लगे उसमें जो वहाँ जो मार लगे उसके कारण से वो जम जाता है, तो समस्या हो जाती है। उसके बाद मित्रों तीसरा जो बड़ा कारण है दवाओं का अधिक सेवन। मित्रों आजकल हमने देखा है लोग अपने घर में कुछ प्रयोग नहीं करते हैं, अपने रहन सहन खान पान की आदतों को सुधारने का प्रयास नहीं करते हैं, हर चीज़ के लिए दवाओं पर निर्भर हो जाते हैं। सर दर्द हो रहा है गोली खा लो, शरीर दर्द हो रहा है गोली खा लो, थक गए गोली खा लो, किसी चीज़ की कमी हो रही है गोली खा लो, विटामिन की कमी गोली खा लो, मिनरल्स की कमी गोली खा लो, मतलब हर चीज़ में वो गोली ढूंढते हैं। और कहीं कुछ हो रहा है, दर्द हो रहा है तो गोली खा लो, और साथ में कुछ भी हुआ, डायबिटीज़, थायराइड, ब्लड प्रेशर या बॉडी में पेन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, गोली खा लो। तो जो आप गोलियां खाते हो गाय बजाय चने मटर की तरह जो गोलियां खाते रहते हो, ये हमारे शरीर में केमिकल को बढ़ा देती हैं, जो हमारे रक्त में मिलकर रक्त को गाढ़ा कर देती हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन कई बार नहीं हो पाता है और समस्या बढ़ती चली जाती है। उसके बाद मित्रों एक चौथा जो बड़ा कारण हमने पाया है खान पान, रूखा भोजन। मित्रों आजकल आप देखिए जो जंक फूड, टीन फूड, जो बाहर का खाना खाते हैं, या जो चीज़ें बनती हैं जो रिफाइंड तेल में बनती हैं, या कोई तली भून के जो चीज़ें बनाई जाती है, तल भून के जो बनाई जाती हैं, और ये अधिकांश आपने नोटिस किया हो तो सूखी होती हैं। अब जैसे नमकीन वगैरह खाते हो सूखी होती है, उसके साथ अक्सर लोग चाय कॉफ़ी लेते हैं। अब मित्रों चाय और कॉफ़ी और नमकीन, नमक और चाय यानी कि चाय में जो दूध होता है तो ये नमक के साथ विपरीत हो जाता है, तो इससे बहुत बड़ा हमारे शरीर को नुकसान होता है। तो ये हम समझ नहीं पाते क्योंकि विपरीत आहार में आता है। विपरीत आहार का वीडियो हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में दिया, आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मित्रों ये विपरीत आहार हो जाता है। उसके अलावा कभी कभी क्या होता है जो रूखा भोजन, आप सूखा भोजन कर रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, तो अब वो नहीं उतरा तो उसके साथ आप कभी कभी कोल्ड ड्रिंक ले लेते हो, या कोई फ्रूटी वगैरह जो ऐसा केमिकल वाली चीज़ें ले ली। मित्रों हेल्दी फ्रूट जूस जो ताज़ा बनाया हुआ हो वो कोई ऐसी चीज़ों के साथ नहीं ले पाता, क्योंकि उनको चीज़ों पर उतना टाइम ही नहीं होता। तो टीन फूड या वो टेट्रा पैक वाला जो आप जूस वगैरह लेते हो उस सारे के सारे केमिकल वाले होते हैं, और ऊपर से आपने रूखा सूखा भोजन लिया और उसको उतारने के लिए आप ले रहे हो ना, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है आप भोजन चबाते नहीं हो। अब वैसे भी वो रूखा सूखा आप चबा नहीं रहे हो तो आपके पेट में जाके वो और ज़्यादा भारी हो जाता है, जिससे ये जो भोजन है ये आपके ब्लड के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। ये ब्लड में एसिड की मात्रा बढ़ाता है, जिससे आपके
क्लोटिंग में भी सहायता मिलती है। तो ये बहुत बड़ा कारण है मित्रों जो आपका क्लोटिंग को बढ़ाता है कि आप जो रूखा सूखा भोजन करते हो उसके साथ जो चीज़ें लेते हो वो। अब मित्रों उसके अलावा एक और बड़ा कारण है कि फाइबर बिना का भोजन। आजकल देखिए जितनी भी चीज़ें खाई जाती हैं रेडी टू ईट आती हैं या उसमें कुछ केमिकल ऐसे डाले जाते हैं या बहुत बारीक पिसा हुआ आटा होता है, मैदा होता है, या जिसमें फाइबर की कमी होती है ऐसा भोजन ज़्यादा होता है, जिसमें प्रिजर्वेटिव पड़ा हो ऐसा भोजन ज़्यादा होता है। क्योंकि आजकल हमें मसाले भी तैयार चाहिए, इवन लोग अदरक लहसुन का पेस्ट भी बाजार से तैयार लाते हैं, तो उन सब में केमिकल होता है और वो केमिकल में फाइबर नहीं होता है। और जो आप चीज़ें खा रहे हो उसमें भी फाइबर नहीं होता, जैसे ब्रेड है, ये बर्गर पिज़्ज़ा, किसी में भी फाइबर नहीं है मित्रों। तो जो बिना फाइबर वाली चीज़ें हैं ना, ये सारे की सारी आपके पेट को ख़राब कर रही हैं, जिससे आपके बॉडी में पेट साफ नहीं होने की स्थिति बनती है और बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ते हैं और ये टॉक्सिन भी आपके ब्लड में मिलकर ब्लड को हलचल करने में, यानी कि उसकी गति बढ़ाने में उसको रोक देते हैं कि उसको गति नहीं, क्योंकि जब जीवन मिलेगा मित्रों, कोई भी चीज़ को जीवन मिलता है ना तो गति करता है, और जीवन नहीं मिलता, जीवित चीज़ें नहीं मिलती तो मृत चीज़ें मिलने के कारण से वो कमज़ोर हो जाता है और जिससे वो गति नहीं कर पाता, नहीं कि वो चल फिर नहीं पाता है, तो वहाँ इसको कमज़ोर वो कर देता है। उसके बाद मित्रों एक बड़ा कारण और हमने पाया है जो एक आज कॉमन चीज़ है, मैं इसको कॉमन चीज़ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग यही गलती कर रहे हैं और मूल चीज़ को नहीं समझ रहे, मूल बात को नहीं समझ रहे। मित्रों हमारा जो शरीर है ना, ये जितने किलो का शरीर है उसमें 7% ब्लड होता है, ऐसा साइंस बताता है। आजकल का साइंस ये बताता है कि हमारा जितना भी शरीर का वजन है उसमें 7% ब्लड होता है, यानी कि यदि 50 किलो का शरीर है तो 5 सत्ते 35, यानी कि उसमें 3.5 लीटर ब्लड है, और वहीं यदि 100 किलो का शरीर है तो उसमें करीब 7%, यानी कि 7 लीटर जितना ब्लड हो जाता है। अब आप सोचिए कि 7 लीटर ब्लड और 3.5 लीटर ब्लड, मतलब वजन के हिसाब से ये होता है। तो मित्रों जो ब्लड की मात्रा होती है हमारे शरीर में, अब यदि उसमें आप पानी नहीं डालो, क्योंकि ब्लड प्यूरिफाई होना जरूरी होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होने के लिए उसका साफ होना जरूरी है, शुद्ध होना जरूरी होता है, तो जो यदि आप पानी कम पीते हो, क्योंकि आज मैंने देखा है लोग एसी घरों में रहते हैं, एसी मॉल में घूमते हैं, मतलब सब जगह एसी लगा रखा है और श्रम करते नहीं हैं, तो जिससे उनको प्यास बहुत कम लगती है, तो पानी ही नहीं पीते। मैंने देखा लोग दिन भर में 2 से 3 ग्लास पानी, 80-90 किलो का शरीर है, वजन है, और मुश्किल से 2-2.5 लीटर पानी दिन भर में पीते हैं। मित्रों एक बात आपको समझनी होगी कि कम से कम जितना आप शरीर में आपका खून है, एक दिन में उतना पानी तो आप पीजिए, और ये जब आप पानी कम से कम उतना पानी पिएंगे तो आपकी जो मैंने लक्षण में बताया था ना कि पेशाब का रंग पीला होता है, जलन होती है, वो आपका हो रहा है क्योंकि आप पानी कम पी रहे हो, आप दवाइयाँ खा रहे हो, आप टॉक्सिन्स वाली चीज़ें खा रहे हो जो आपके बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ा रहे हैं, और पानी जो कम जा रहा है इसके कारण से आपके ब्लड को जो साफ होना चाहिए नहीं हो पा रहा है। तो अब ये क्या होता है, उसमें गर्मी जो बढ़ाता है वही गर्मी हमारे पेशाब के माध्यम से निकलती है जो रंग को पीला कर देती है। मित्रों एक बात ध्यान रखिए, यदि आपका ब्लड साफ है, आपका ब्लड पतला करना है, तो आपकी जो मूत्र है यानी कि आपकी जो यूरिन है, पेशाब है, उसका रंग एकदम पानी जैसा जाना चाहिए। यदि वो पानी जैसा जाता है तो समझिए आपका ब्लड साफ जल्दी होगा, उसका गाढ़ापन खत्म हो जाएगा और उसके टॉक्सिन्स भी निकल जाएंगे और वो साफ हो जाएगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है, ऐसा आप नहीं कर पा रहे, इतना पानी आप नहीं पी रहे हो, तो आप कुछ भी खा पी लीजिए, कितनी भी दवाइयाँ खा लीजिए, कितना भी लौकी का जूस पी लीजिए, अर्जुन की छाल पी लीजिए, आपको पूरा समाधान नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं पर आपको समाधान नहीं मिला है। तो आपको वजन के अनुसार पानी पीना होता है, वो आगे मैं आपको बताऊंगी कैसे, कहाँ आपको क्या करना है, मैं कहाँ वीडियो देखने में आपको डिटेल पूरा बताऊंगी ताकि आप उसको समझ सकें। और वहीं मित्रों जब ये पानी की कमी होती है उसके ऊपर से मित्रों बहुत से लोग मैंने देखे, अधिकांश लोग, आप खाली अपने आप को चेक करें तो कर लीजिए, 50 सीढ़ियाँ चढ़िए, खाली 50 सीढ़ियाँ चढ़ने में यदि आपको मुंह से सांस लेना पड़ता है, इसका मतलब है कि नॉर्मली भी आपका सांस नाक से नहीं चलता है, आपका सांस मुंह से चलता है। तो मुंह से जब सांस चलता है तो हमारे जो फेफड़े हैं जहाँ रक्त शुद्ध होने आता है वो शुद्ध नहीं हो पाता, क्योंकि मुंह से सांस चलने में फेफड़ों को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और वही हमारे हार्ट को भी नहीं मिल पाता है, जिससे हार्ट पंपिंग नहीं कर पाता है और साथ ही हमारे फेफड़ों को भी नहीं मिलता ऑक्सीजन। तो हमारे वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में कैसे मिलेगा कि हमारे ब्लड को गति मिले, क्योंकि पानी जो है मित्रों उसको पतला करने का काम करेगा, लेकिन उसको घुमाने का काम वो ऑक्सीजन करेगा। वो ऑक्सीजन ऐसे काम करेगा जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बता दिया कि गाढ़ा हो जाए यानी कि ट्रैफिक जाम हो जाए तो वो आगे नहीं बढ़ता है, तो वही आपको यहाँ समझना पड़ेगा।
और मित्रों आपको बता दूं कि जो हवा है ना, हवा गति कब पकड़ती है, जब आपके शरीर में सामर्थ्य हो, या जैसे आपको बता दूं, यदि जैसे आप अपने हॉल में कहीं भी आपने घर में पंखा चलाया, यदि आप उसका रेगुलेटर धीमा कर देते तो पंखा धीमा चलेगा और फास्ट कर देंगे ये तो फास्ट चलेगा। वैसे ही हमारे बॉडी का जो रेगुलेटर है ना मित्रों, वो ऑक्सीजन है। यदि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो हम बीमार हो जाते हैं। हमारे ऑक्सीजन का लेवल अच्छे से मेंटेन होता है तो हम हमेशा स्वस्थ, तरोताजा, फिट एंड फाइन रहते हैं। लेकिन यदि वो कम हो जाए तो हो जाता है। और वो नाक से सांस नहीं चलती तो अपने आप ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, तो बॉडी हमेशा अपने आप डाउन हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा कारण है मित्रों जो आपका ये समस्या बनती है। और मित्रों उसके आगे एक और बड़ा कारण है कि जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, एसी घरों में रहना, एसी ऑफिस में रहना। आपको पता हो तो एक छोटी सी बात आपको मैं बता रही हूँ, बहुत सिंपली समझ में आने वाली बात है कि जब आप किसी भी चीज़ को ठंडक देते हैं ना, वो ठंडक में कोई भी चीज़ सिकुड़ती है। ठीक है, आप किसी भी चीज़ को ठंडक दीजिए सिकुड़ जाती है। जब ठंडे वातावरण में रहते हैं, ऊपर से ठंडा पानी पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक ठंडी ठंडी पीते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो ठंडी चीज़ें आपके बॉडी के अंदर जा रही है, ऊपर से भी आप ठंडक ले रखिए, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें ना, ये आपकी नस नाड़ियों को सिकोड़ने का काम करती है। उनका जो गति, जो उनकी जो प्रवाह है वो मंद कर देती है, धीमा कर देती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता। तो जो ठंडी चीज़ें, बर्फ वाली चिल्ड जो चीज़ें हैं, ये सारी की सारी हमारे लिए हानिकारक हैं और ये हमारे शरीर में समस्याओं को बढ़ाती हैं। उसके बाद मित्रों सैचुरेटेड फैट वाली चीज़ें या जो केमिकल वाली चीज़ें तो मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी। उसके अलावा मित्रों जो चॉकलेट है जिसमें हार्मफुल चीनी वगैरह जो चीज़ें होती हैं ना, जिसमें केमिकल बहुत ज़्यादा होते हैं, जितनी भी आर्टिफिशियल मीठी चीज़ें हैं या सैचुरेटेड फैट वाली चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे लिए हमारे खून को गाढ़ा करने का काम करते हैं, क्योंकि सब में किसी में भी ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है। ये सारे के सारे हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। उसके बाद मित्रों मैंने लोगों को देखा है जिम में पसीना बहुत ज़्यादा बहा लेते हैं, मतलब सुबह सुबह घंटा 2 घंटा जिम में, और कई बार तो क्या है ना, पसीना ज़्यादा बहाना, जल्दी बहाना, इस चक्कर में थोड़ी हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं। और मित्रों जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हो ना, तो ऐसी स्थिति में कई बार आपकी नस नाड़ियों पर प्रेशर ज़्यादा पड़ जाता है, जो नहीं पड़ना चाहिए वो पड़ जाता है, और वहाँ कई बार वो जो फैल जाती है, सिकुड़ती, वो नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में भी कई बार समस्या बन जाती है कि आपकी नस नाड़ियों में वहाँ वो क्लोटिंग जैसी स्थिति बन जाती है। तो मित्रों आपको स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि जो आप व्यायाम करते हो, जो हैवी व्यायाम करते हो, उससे आपका बॉडी स्टिफ हो जाता है, टफ हो जाता है, और उन्हीं को उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है। तो आपको जो व्यायाम करना है, दिन भर का काम ऐसे करिए, क्योंकि आपने देखा हो तो जो लोग स्वस्थ रहते थे पहले, मैंने देखा है गाँव के लोग आज भी स्वस्थ हैं, जो खेती का काम करते हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, वो पूरा दिन वो काम करते हैं और वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं। हाँ, कुछ आदतों से वो अपने आप को बिगाड़ ले तो वो बात अलग है, पर नॉर्मली वो लोग स्वस्थ रहते हैं क्योंकि वो पूरा दिन मेहनत करते हैं। हम क्या करते हैं, घंटा 2 घंटा मेहनत की, बाकी हम सोचते हैं हाँ आराम करेंगे सब हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। घंटा 2 घंटे में आपने एक्स्ट्रा कर लिया और दिन भर में आपने कुछ नहीं किया, तो जो ये बॉडी में जो स्ट्रेचिंग होनी चाहिए नहीं होती है, जिसके कारण से ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता और ये थक के जमने का काम बढ़ जाता है। तो मित्रों हमने आपको करीब करीब सारी चीज़ें बता दी हैं कि आपको क्या क्या समस्या बनती है, कैसे कैसे समस्या बनती है, कैसे आपका ब्लड क्लॉटिंग बनता है। तो आशा आपको समझ में आया होगा। अब इसमें आपके साथ कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं, आप उन कारणों का पहले समाधान करिए। आप समाधान के लिए आपको बता दूं मित्रों, यदि आपके शरीर में कोई रोग है जिसकी आप दवाइयां बार बार खाते हो, तो ध्यान से समझिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दवा मुक्ति और वायरस के प्रभाव प्लेलिस्ट में हमने वायरस पर, हर प्रकार के वायरस पर और सभी चीज़ों पर, रोगों पर वीडियो दिए हैं। आप देखिए ताकि आप अपने दर्दों से, आप अपनी पीड़ा से, आप अपने रोगों से, जिनकी आप रेगुलर दवाइयां खा रहे हैं, उनसे आप छुटकारा पा सकें और आपको जल्दी समाधान मिल सके। तो पहला काम आपको ये करना। उसके बाद मित्रों आपको आगे समझना, क्योंकि हमने आपको जो बताया ना कि पानी कम पीते हो, नाक से सांस नहीं चलता, तो नाक पानी कैसे पीना, कितना पीना, किस तरह से पीना, क्योंकि पानी, और जो आप पानी कम पी रहे हो, पानी बढ़ाओगे कैसे, उन सब के लिए आपको स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेंगे। पानी पर हमने बहुत सारी वीडियो दी है, आप देखिए, उनका पालन करिए, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में सारी बातें बताने जाऊंगी ना मित्रों, एक वीडियो 2 से 3 घंटे का बन जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए भी बनाना, अपलोड नहीं होते इतने लंबे वीडियो। उसके बाद मित्रों जैसा कि मैंने कहा था, नाक से सांस नहीं चलती, फेफड़े जाम हो जाते हैं, तो उसके लिए नाक में तेल डालना अनिवार्य है। कैसे डालना है वो मैंने डाल के दिखाया मित्रों, कोई समस्या नहीं होती है। जब कोई व्यक्ति कोमा में चला जाता है या उसको कुछ बेहोश होता है, तो उसको नाक से ही फीड दिया जाता है, मतलब लिक्विड दिया जाता है, जिससे उसका पेट भरता रहता है। तो मित्रों नाक से तेल डालने में कोई समस्या नहीं होती है, पर आपको शुरुआत में लगेगा, पर मैंने डाल के दिखाया तो आपको ईजी हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। अब मित्रों ये आपको ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए करें ताकि आपका पेट साफ हो सके। पानी पिएंगे तो पेट साफ हो जाएगा, तो आपके टॉक्सिन्स के लेवल अपने आप कम हो जाएंगे। और साथ में मित्रों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आगे जो प्लेलिस्ट मिलेगी, रोगों के कारण और स्वास्थ्य नियम,
ये दोनों डू एंड डोंट, यानी कि रोगों के कारण है डोंट और रोगों स्वास्थ्य नियम है डू। ये आपको पूरा समझना है, क्योंकि आप नशा करते हैं, नशे भी हमारे शरीर में समस्या का कारण बनते हैं। उसके अलावा आप जो चाय कॉफ़ी जो पीते हैं या शराब सिगरेट बीड़ी गुटखा जो भी आप खाते हैं, उसमें भी कई बार जो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, नहीं होता है, तो उसमें भी कई बार ये समस्या बन जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी और ये वीडियो देखने में आपको समय देना पड़ेगा। जितना आप समय देंगे, जितना आप समझेंगे, जितना अपनी गलतियों को सुधारेंगे ना मित्रों, उतना ही आपका समाधान जड़ से होता है। अन्यथा आप ऊपर ऊपर करते हैं, कोई समाधान नहीं होता, फिर आपको स्थायी समाधान नहीं मिलता, फिर बार बार वो समस्या आपके साथ में लगी रहती है। तो आप इसको समझेंगे। उसके बाद मित्रों अब आपको बता दूं कि आपको आगे प्राणायाम आदि क्या करना है, उसके बाद मैं आपको दिनचर्या वो बताऊंगी कैसे आपको फॉलो करना है। मित्रों आपको इसमें प्राणायाम करना है, आपको सारे प्राणायाम करने हैं। यदि आपकी पित्त की प्रकृति है तो आप कपालभाति नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, उज्जाई, ये सारे के सारे प्राणायाम आप करेंगे, जिससे आपका मन भी शांत होगा, शरीर शांत होगा। और साथ ही आप जिनको ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, वो अपान मुद्रा, पेट साफ नहीं है, अपान मुद्रा लगा लें। मन बेचैन रहता है तो आप ये ध्यान मुद्रा लगा लें। मित्रों कई बार मन के खराब होने से भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तनाव के लिए हमने फालतू विचार मुक्ति प्लेलिस्ट दी है, जिसकी वीडियो आपको तनाव से मुक्त होने में आपकी सहायता करेगी, क्योंकि तनाव में भी कई बार चीज़ें संकुचित हो जाती हैं और ब्लड क्लोटिंग जमने लग जाती है, तो ये बहुत बड़ी समस्या होती है। उसके साथ ही मित्रों आपको आसनों का अभ्यास करना है। इसमें आप सर्वांगासन, क्योंकि हमें बॉडी को स्ट्रेच करना है, तो सर्वांगासन, हलासन, उसके अलावा धनुरासन आप कर सकते हैं, चक्रासन कर सकते हैं, मत्स्यासन कर सकते हैं, भुजंगासन कर सकते हैं। ये आसन प्लेलिस्ट में हमने सारी वीडियोस दिए हैं। आप धीरे धीरे जैसे स्ट्रेचिंग करेंगे ना, आपको पता चलेगा कैसे आपका बॉडी मूवमेंट कर रहा है और आसानी से आगे बढ़ रहा है। अब मित्रों आपको बता दूं, यदि आप एक्यूप्रेशर करना चाहते हो, क्योंकि इसमें एक्यूप्रेशर भी काम करता है, तो आपके हाथ में पूरे बॉडी के पॉइंट होते हैं। आप ज़्यादा कुछ मत जाइए, आप खुद नहीं कर पाएंगे, आपके घर में कोई बड़े बच्चे हों या आपके पति या आपकी पत्नी हो, उनसे कहिए आपके हाथ को दबाना है। कैसे? पूरा हाथ ऐसे पकड़ के ऐसे करके आप दबाएंगे ना, या आप खुद भी दबाएंगे तो भी हो जाएगा, या आप ऐसे ऐसे करके दबाइए, खाली इतना ही हाथ दबाएंगे ना, इसी से आप देखेंगे बहुत ढंग से दबाइए। देखिए मैं कितना दबा रही हूँ, आप देखिए मेरा हाथ लाल हो जा रहा है। तो आप ये हाथ जब लाल हो जाएगा ना, तो यही चीज़ आपके पूरे शरीर में पसीना ले आएगी, जो आपके पूरे बॉडी की नस नाड़ी को एक्टिव बनाने में आपकी सहायता करेगी। तो ये आपको करीब 5 से 10 मिनट आपको अपने पूरे हाथ को ऐसे ये करना है। ये आप चाहे तो तेल लगा के थोड़ी मालिश भी कर सकते हैं। ये करने से आपको, इतना ही करने से आप देखेंगे काफ़ी रिलीफ। अभी मेरे साथ वीडियो सुनते सुनते करके देख लीजिए, आपको अभी पता चल जाएगा कि वाकई ये आराम देता है। पर हाँ, इसमें आपको दबाते समय थोड़ा प्रेशर देना है। देखिए ये हाथ मेरा नॉर्मल है, ये कैसे एकदम लाल हो जाता है ना, ये होना चाहिए। आप बोलेंगे हमसे इतना दबाया नहीं जाता, दर्द बहुत होता है, क्योंकि आपको नस नाड़ियाँ जाम है इसलिए दर्द होता है। पर जितना थोड़ा दर्द सहन करेंगे ना, तो आपको समस्या नहीं आएगी और आपको पता चलेगा वाकई इजी हो रहा है। हाँ, लेकिन ध्यान ये रखें कि भोजन के 3 घंटे बाद करें। खाली पेट आप कर सकते हैं, समस्या नहीं है, पर भोजन के 3 घंटे बाद करें, ताकि आपको कोई भी समस्या, मतलब वॉमिटिंग जैसी सेंसेशन ना बने। कई बार क्या होता है ना, थोड़ा पसीना आ गया, घबराहट हो गई तो वॉमिटिंग जैसी हो जाती है, इसलिए उससे आप बच सकें, इसलिए पहले सावधानी बता देते हैं। अब आपको बता दूं, होम रेमेडीज में आपको दिनचर्या क्या अपनानी है। मित्रों दिनचर्या आप सूर्योदय से कम 1 घंटा पहले उठिए, ताकि आपको आदत नहीं है तो आदत डालिए। उठेंगे तो आप जल्दी पेट साफ होने लगेगा, पेट साफ होगा तो ही आपको आगे काम हो पाएगा, अन्यथा आप कितना कुछ भी कर लीजिए आपका सब फेल हो जाएगा। अब आपको बता दूं, स्वास्थ्य नियम के पालन के साथ रोगों के कारण समझने के बाद अब आपको जो प्रयोग करने हैं, क्योंकि इसमें आपने कुछ प्रयोग पहले भी किए होंगे, वही प्रयोग मैं वापस बता रही हूँ, पर हाँ उसकी सावधानी के साथ बता रही हूँ। मित्रों एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है लहसुन। आप लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं। 2 से 3 कलियाँ आप क्या करिए, सुबह आप उसको चबा के खा सकते हैं। पर जिनके शरीर में पित्त की प्रकृति है, जिनकी पित्त की प्रकृति है, उनको लहसुन से गर्मी बढ़ जाती है, तो उनको क्या करना है, रात को आप लहसुन छील दीजिए और उसके बाद उसमें हल्का सा कट मार दीजिए, 2-3 कट मार दीजिए, उसको पानी में डाल दीजिए और सुबह आप इस कली को चबा के खा लीजिए। 2-3 कलियों को आप चबा के खा लीजिए। पर फिर भी यदि आपको पित्त बढ़ रहा है तो आप लहसुन छोड़ दीजिए, आपके बस का काम नहीं, आपने जाने दो। अपन बाकी चीज़ें स्वास्थ्य नियम का पालन करके भी अपन ठीक हो सकते हैं, वो सबसे बेटर है। उसके बाद मित्रों दूसरा प्रयोग है, कच्ची हल्दी का सेवन आप कर सकते हैं। हल्दी वाला दूध भी आप पी सकते हैं। मित्रों कच्ची हल्दी बाजार में मिल जाती है, हरी वो होती तो पीली है, पर उसको गीली होती है, उसमें रस भी निकलता है। तो कच्ची हल्दी में आप थोड़ा सा नींबू डाल के, थोड़ा सा नमक डाल के, उसका एक वैसा
सलाद जैसा बना के भी आप भोजन के साथ ले सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा काम करता है। उसके साथ मित्रों रात को आप हल्दी वाला दूध ले सकते हैं। हल्दी आपको क्या करना है, कई बार लोगों को लगता है कि भाई घी खाने से कोलेस्ट्रॉल या कई बार खून के थक्के जम जाते हैं। मित्रों घी में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये कोलेस्ट्रॉल जो जमता है ना, ये आपके रिफाइंड तेल से और आपके जो खान पान की गड़बड़ी में जो होते हैं ना, जो मैंने अभी सारी चीज़ें बताई, उनकी गड़बड़ी से होता है, ना कि किसी और चीज़ से। तो आप क्या करेंगे, हल्दी वाला दूध आप पी लीजिए, रात को आप ले सकते हैं। ये आपको काफ़ी अच्छा काम करेगा, पेट साफ होने में भी सहायता करेगा, प्लस आपको खून को पतला करने में भी सहायता करेगा। उसके बाद मित्रों अदरक, हल्दी, नींबू, लहसुन और सेव का सिरका, ये सारी चीज़ें एक एक चम्मच ले लीजिए। इसको मिला के आप बिना पानी के ऐसे भी पी सकते हैं और पानी में थोड़ा डाल के भी पी सकते हैं। ये अच्छा शरबत जैसा भी लगता है, थोड़ा मीठा भी होता है, खट्टा भी होता है, तीखा भी होता है, सारे स्वादिष्ट में होते हैं। तो खट्टा मीठा तीखा सब मिला के तो आप इसको पी सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा काम करता है। उसके बाद मित्रों आपने अर्जुन की छाल सुनी होगी। अर्जुन की छाल का काढ़ा जो है ना मित्रों, ये काफ़ी अच्छा काम करता है। लेकिन यदि किसी को पित्त की या वात की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, किसी के शरीर में रूखापन या गर्मी बढ़ रही है, तो आप क्या करिए, अर्जुन की छाल को भिगा दीजिए, उसका पानी आप ऐसे ही पी लीजिए, उसको आप उबालिए मत। यदि आपको गर्मी बढ़ रही है तो आप मत करिए, क्योंकि उससे कई बार गर्मी बढ़ जाती है तो लोगों को समस्या हो जाती है। उसके बाद मित्रों काले चने का सूप, काले चने का जौ का आप सूप ले सकते हैं। काले चने का सूप आपको कैसे लेना है, एक मुट्ठी काला चना ले लिया, 1 से 2 मुट्ठी काला चना ले लिया, उसको भिगा दिया, उसके बाद उसको उबाल लेना है। उबालने के बाद उसमें आप थोड़ा आधा लीटर पानी में उबाल लीजिए, उसको थोड़ा वो हैंड मिक्सर से आप उसको मिक्स कर दीजिए। उसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, मित्रों अदरक लहसुन का जो आप पेस्ट इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, उसमें कोई भी पेस्ट आप किसी भी चीज़ में मैं बताऊँगी, उसमें आपको उसमें वो घी या तेल में भूनना नहीं है, वो सीधा आपको ऐसे ही डालना है, वो कच्चा ही आपको रखना है। और हाँ, तड़का देना है तो हल्का सा घी का तड़का दीजिए, थोड़ा सा घी ले लीजिए, या रिफाइंड तेल नहीं घानी का तेल लीजिए, उसमें आप तड़का दे सकते हैं। तड़के में आप थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी राई, थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा हल्दी डाल के तड़का दे सकते हैं, ताकि वो आपका स्वाद और बढ़ जाए। लेकिन लहसुन अदरक का पेस्ट आप बिल्कुल भी किसी भी चीज़ में आप तड़के में नहीं डालेंगे, उसको विकृत नहीं करेंगे, वो सही रूप में आप लेंगे ताकि वो आपको लाभ दे, ना कि नुकसान करे। कि आप चने में ले सकते हैं, आप किसी भी सब्जी का, जैसे रसे वाली सब्जी आती है ना, जैसे है दूधी है, लौकी है, तुरैया है, टिंडे हैं, ये जितनी भी रसे वाली सब्जियां, इनका आप उबाल के सूप बना के आप इनका पी सकते हैं। ये और इस सूप में अदरक लहसुन का पेस्ट डालिए ताकि वो साथ में आप काम कर सके। और जिनको पित्त बढ़ता है वो इसमें 2 चम्मच घी भी डालेंगे तो आपके पित्त को भी शांति मिल जाएगी, आपका पित्त शांत होने लगेगा। वैसे पित्त आपका गर्मी जो है वो पानी पीने से, नाक में तेल डालने से शांत हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको पहले वो समाधान बताया कि वो आपको सबको करना ही है। ये एक बार नहीं करेंगे, जो अभी बता नहीं करेंगे चलेगा, पर वो नहीं करोगे तो नहीं चलेगा, इसलिए वो पहले जरूरी है। ये बात का विषय है मित्रों। तो ये जो भी चीज़ें हैं वो आप सेवन करिए, आपको काफ़ी अच्छा काम करेंगे। उसके बाद मित्रों जो खट्टे फल है ना, रसीले खट्टे फल, जैसे संतरा है, नींबू है, मौसमी है, अनानास है, ये सारी की सारी खट्टे फल हैं, ये हमारे खून को पतला करने में पूरी सहायता करते हैं। तो जितने भी खट्टे फल हैं आपके मौसम में, आप जहाँ रहते हो और जिस मौसम में चलो, उस मौसम में जो भी आपके पास खट्टे फल उपलब्ध हैं, उनको दोपहर में आप अवश्य सेवन करिए। उसका फलों का रस भी ले सकते हैं, आप फल खा सकते हैं, सुबह भी खा सकते हैं, सुबह से दोपहर में आप फल लीजिए, ये आपको काफ़ी अच्छा काम करेगा, ये आपको काफ़ी अच्छी ताकत भी देंगे। और साथ ही पर हाँ, जूस मत पीजिएगा, टेट्रा पैक वाला जूस मत पीजिएगा, ताजे फल आपको खाने हैं। टेट्रा पैक वाला जूस किसी काम का नहीं है, उसमें भी केमिकल है, तो हानिकारक है। तो ये आप लीजिए, ये आपको काफ़ी अच्छा काम करेगा। मित्रों सुबह जैसा कि बोला, सूर्योदय से पहले उठना है। उसके बाद आपका जो भोजन है, हो सके तो 10 बजे तक भोजन कर लीजिए। उसके बाद 2-3 बजे आपको भूख लगे तो आप ये फल वगैरह खा लीजिए। और शाम को 5-6 बजे के आसपास आपको रात का भोजन कर लेना। आप बोलेंगे हम तो घर में ही नहीं आते, मित्रों घर में नहीं आते तो आप भोजन साथ में लेके जाइए। कि यदि आप ये भोजन समय पे नहीं करेंगे, रात को भोजन सूर्यास्त के बाद करेंगे, तो इससे आपके पेट में भारीपन रहता है, आपका पेट साफ नहीं होने की स्थिति बन जाती है, जो आपको पूरी की पूरी समस्याओं के ये जिम्मेदार हो जाती है। और हर रोग का जिम्मेदार यहीं से खड़ा हो जाता है कि भाई आपका पेट साफ नहीं तो हजारों रोग हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद मित्रों आपको क्या करना है कि आपको जो आटा खाना है, फाइबर वाली चीज़ें खानी है। आटा मतलब आप आटा मोटा पिसवाया, गेहूं, जौ और चना मिला के 1 किलो गेहूं, 1 किलो जौ और उसमें 250 ग्राम, आधा किलो जितना चना मिला लीजिए। इस प्रकार से आप उसको तैयार करवा लीजिए। ये जो आटा है मित्रों, ये आपके लिए, हर रोग के लिए अच्छा है, आप इसका सेवन कर सकते हैं। और उसके अलावा पतंजलि का नवरत्न आटा आता है, उसके 9 पदार्थ भी आप ले सकते हो, उसमें उसका वो भी आटा आप पिसवा सकते हैं। पर हाँ, मैं कभी भी
एक चीज़ सुझाव नहीं देते कि आप रेडी टू ईट कोई चीज़ें लाइए, क्योंकि कितना भी उसमें 2-3 महीने की एक्सपायरी डेट होती है, 3 से 6 महीने की एक्सपायरी डेट होती है, तो कई बार हानिकारक हो जाता है, क्योंकि उसमें उतना प्रिजर्वेटिव होता है। कुछ चीज़ें होती हैं भले कितना भी प्राकृतिक हो, पर हाँ उसके मूल पदार्थ उसमें कई बार नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि आप आटा स्वयं पिसवाइए, औरों पर निर्भर मत रहिए और ताज़ी सब्जी ला के बाजार से खाइए, बासी या फ्रिज की रखी हुई सब्जियां मत खाइए, ताकि आपको नुकसान ना करें। तो मित्रों, हमने आपको पूरे समाधान के रूप में सारी चीज़ें बताई हैं। और रात को आप लेट से लेट 8 बजे मोबाइल रख दीजिए और 10 बजे आप दूध पी के थोड़ा आराम से प्राणायाम आदि करके थोड़ा सांसों पे ध्यान करते, ताकि आप मन शांत हो पाए और आप सांसों पे ध्यान करके आप सो जाइए, ताकि आपको अच्छी गहरी नींद आए और सवेरा आपका अच्छा हो। सुबह आपको 1.5 से 2 घंटा प्राणायाम यदि आप कर लेते हैं तो जो बॉडी की नसें आपकी, जो मैंने शुरुआत में बताया था ना कि नसें सपोर्ट नहीं कर पाती हैं, तो जब आपका खान पान बदलता है, रहन सहन बदलता है और प्राणायाम जब आप करेंगे तो आपके नर्वस सिस्टम को पूरा सपोर्ट मिलता है, उसको ताकत मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से हो पाता है, जिससे आपका पूरा बॉडी एक्टिव होता है प्लस ब्लड सर्कुलेशन हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में जो भी समस्या है, जैसे वेरिकोज वेंस की है, वेरिकोकेल की है, क्योंकि कुछ लोग हस्तमैथुन ज़्यादा करते तो उनको वेरिकोकेल हो जाता है, तो उसको भी समाधान इससे मिल सकता है। बस आप पालन कितना करते हैं, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है, बाकी कुछ भी डिपेंड नहीं करता है। तो हमने आपको सारे समाधान बता दिए। अब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने ये जो बताया ना, सारी प्लेलिस्ट हमने दी है, भोजन बनाने का तरीका सरल भोजन प्लेलिस्ट में दिए, और अदरक लहसुन का पेस्ट आप घर में कैसे बने, आप घर में बना के भी स्टोर कर सकते हैं। परफेक्ट होम रेमेडीज प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, सफल घरेलू उपचार में आपको मिल जाएगा। और आगे हमने इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक दिया, जहाँ बहुत सारे मोटिवेशन थॉट्स देते हैं, जीवन जीने का तरीका बताते हैं। और अंत में हमने अपना नंबर दिया, नंबर हमने कंसल्टेंसी के लिए दिया है, क्योंकि ऊपर हमने आपको हर रोग का समाधान कैसे करना बता दिया। अब आपको लगता है कि बात करने से कोई जल्दी कुछ हो जाएगा, तो आप हमसे कंसल्टेंसी कर सकते हैं, पर वीडियो के निर्देशों को सुने बिना कंसल्टेंसी करने के बारे में मत सोचिएगा। फिर आप बोलेंगे हमें तो ये पता ही नहीं है, तो पता आपको होना चाहिए, उसके बाद आप कंसल्टेंसी करेंगे तो अच्छा, क्योंकि कंसल्टेंसी की फीस होती है। और ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।